नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। विपुल मिश्रा प्रणाम। प्यारे बच्चे प्रणाम। सभी को गुड आफ्टरनून, दोपहर की राम राम बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं आप लोग? तो जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चे। चलिए बच्चों, तो सब लोग एकदम मस्त हैं, एकदम बढ़िया है ना? आइए प्यारे दोस्त, सब लोग एक बार स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक आज की क्लास का, समास। चलो बच्चों, गुलाब सिंह यादव, गुड आफ्टरनून। मार्क हंस, गुड मॉर्निंग। नहीं बेटा, अब तो नून हो गई है, दोपहर हो गई। अमित सिंह राम राम। सौरभ, अमित यादव, लवकुश, हरिकिशन, प्रशांत, खुशबू, विशाल, मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं। चंदन, अनु, पटेल, पिंकी, पंकज, सोनिया, सैंकी, विशाल, लक्ष्मी, ऋतिक, जतिन, शैलेश, सुनील, महेश, अशोक, रवि रंजन, अमित यादव, दलवीर सिंह, सुनील, सागर, आकाश, अमनदीप, गुरदीप, गोपाल, अंशु, भारती, अनीश, निशा, सब लोग अच्छे हैं बच्चों। विमल, विमन। चलिए, तो सब प्यारे बच्चों को प्रणाम बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। तो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है समास। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आज हमारा टॉपिक है समास। बहुत अच्छे से, बहुत ही साधारण तरह से आपको समझना होगा, ठीक है ना? जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? फिर आपके बेटा डाउट रहते हैं, वो डाउट मैं आज यहीं पर क्लियर करके चलूंगा, है ना बच्चों? तो सब लोगों को भाई नमस्ते, प्रणाम प्यारे बच्चों। हर्षित, कमल, सागर, आकाश, सानी, निषाद, धर्मेश, सविता, मनोज। आइए बच्चों, प्रेमचंद, सैंकी, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला हमारा टॉपिक डालेंगे आप लोग समास। समास, और समास का बेटा एक अन्य नाम भी होता है समस्त पद, ठीक है? समास का अन्य नाम भी होता है बच्चों समस्त पद। समस्त पद का नाम मतलब जानते हैं? समस्त पद का मतलब होता है दोनों, सभी पद, है ना? सभी पदों को मिलकर के एक समस्त पद बनता है, उसे समास कहते हैं, है ना मेरे बच्चों? क्लियर है ना? तो प्यारे दोस्त तुलसी बेटा यहाँ आ जाइएगा, ध्यान यहाँ लगाइएगा। तो समास को समस्त पद भी कहा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? वेरी सिंपल सी बात है। तो बेटा एक बात आपको याद रखनी है, लाइव क्लास नहीं है क्या सर? ये बेटा परवेंद्र, हो सकता है आप लाइव ना हो अपने, तो आपको प्लीज ये सुनना चाहिए, ठीक है? चलो, तो बेटा हम समास को दो भागों में तोड़ते हैं। किस किस में बेटा? एक तो टूटता है सम, धन, आश। सम, धन, आस। तो बेटा समास को हमने दो भागों में तोड़ा, सम, धन, आस में। क्लियर है ना? तो प्यारे बच्चों, ये सम धातु से आस जुड़ करके हमारा एक समास बना, जिसे बच्चों समस्त पद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है मेरे बच्चों? और प्यारे बच्चे, इसमें सम उपसर्ग भी कह सकते हैं कि सम उपसर्ग लगा करके आस से पहले, ठीक है? तो क्या बना? समास बना, ठीक है बच्चों? क्लियर है ना? तो भैया फिर आपको एक बात याद रखनी है कि सम उपसर्ग के जुड़कर, सम उपसर्ग जुड़कर समास बना है, समास बना है जिसका अर्थ होता है, बना है जिसका अर्थ है संक्षेप। जिसका अर्थ क्या है बेटा? संक्षेप। संक्षेप मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है? संक्षेप का मतलब क्या है मेरे बच्चे? छोटा, आपको याद रखना है। या बेटा इसको हम क्या बोल देते हैं? सम्मिलन भी कह देते हैं, संक्षेप या सम्मिलन। संक्षेप या सम्मिलन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समास का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए,
तो शाब्दिक अर्थ बेटा आपको वही बताना है जो मैं पीछे लिख कर आया हूं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा संक्षेप, ठीक है, या बच्चों संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, तो ये आपको, जिसे बेटा आप लोग सम्मिलन भी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, याद रहेगा? हाँ ठीक है बच्चों, आइएगा। सर प्लस को धन क्यों बोलते हैं? अमर सिंह बेटा हिंदी में है ना धन बोला जाता है प्लस वाले चिन्ह को, है ना, जिसे आप गणित में प्लस कहते हैं उसे बेटा हिंदी की भाषा में धन कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। चलो तो परे बच्चों परिभाषा लिखेंगे एक बार, सिंपल सी लिखिए परिभाषा। परिभाषा, तो परिभाषा लिखेंगे और जानेंगे। लिखिए दो या दो से अधिक, लिखिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, लिखो बच्चों दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को, बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, समास कहते हैं। तो बेटा बात समझ में आई? दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे और कोई भी एक नया शब्द का निर्माण करेंगे मिलकर के, वह क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? वह समास कहलाएगा, ठीक है। और समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप। जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको एक पेपर में छोटा सा शब्द लिखा मिलता है कि संक्षेप टिप्पणी कीजिए, मतलब छोटे से रूप में टिप्पणी करिएगा, ठीक है ना। उसको बहुत बड़ा मत बताइएगा, सिर्फ एक छोटा सा रूप उसका उसमें बताओ और पूरा उसमें निचोड़ कर दो, उसको बेटा संक्षेप टिप्पणी कहा जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो याद रखना, जैसे प्यारे बच्चे एक शब्द मैंने आपके सामने दिया, एक शब्द मैंने लिखा बेटा राजकुमार, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा उदाहरण में राजकुमार। तो राजकुमार बेटा कैसा शब्द है? एक हमारा समस्त पद है, समास है, संक्षेप शब्द है, ठीक है ना। ठीक है भाई सुरेंद्र, कल ही बैच से जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। आगे चलेंगे। तो बच्चों जब मैं इसका विग्रह करूंगा समास का, तो एक छोटा सा रूप में इसका खोल करके बताऊंगा और उस रूप को जब एक कर देते हैं मिलाकर के तो वो समास बन जाता है। और जब इसके बारे में मैं इसका पूरा खोल करके विस्तार बता दूंगा, थोड़े रूप में ही इसको स्पष्ट कर दूंगा, वो समस्त समास विग्रह कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों राजकुमार, मैंने कहा राजा का कुमार, है ना बेटा, जो राजा का बेटा होता है उसी तो राजकुमार कहते हैं, राजा का कुमार, ठीक है। तो राजा का कुमार, तो जोड़ करके एक शब्द बनाया मैंने राजकुमार। तो ये क्या है बेटा? ये समस्त पद है, ये समास है, ठीक है, और ये इसका समास विग्रह है। तो सबसे सिंपल सी बात ये होती है कि किसी भी शब्द का छोटा रूप बताना। अब मैं कहूं राजा का कुमार तो बोलने में कितना बड़ा लगेगा, और मैंने कह दिया राजकुमार तो एक शब्द में ही मैंने पूरे शब्द का एक छोटे से रूप में अर्थ व्यक्त कर दिया। तो ये क्या है? हमारा समस्त पद है, ये हमारा समास है, ठीक है बेटा। चले आगे, आइएगा, आगे आते हैं। चलो अब प्यारे बच्चों एक बात करते हैं कि समास में कितने पद होते हैं, ठीक है। अभी तो बेटा परिभाषा जानी है, अब जानेंगे समास में पदों की संख्या। समास में पदों की संख्या, तो बच्चों आपको याद रखनी है समास में पदों की संख्या 2 होती है समास में।
पदों की संख्या कितनी है बेटा? 2 2 होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जैसे प्यारे बच्चों, एक तो होता है इसमें पहला पद, जिसे बेटा पूर्व पद कहा जाता है। पहला पद मतलब पूर्व पद। ठीक है, और एक होता है बेटा दूसरा पद, जिसे हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे? उत्तर पद। ठीक है बच्चों, उत्तर पद, और जिसे आप कहेंगे यहां पर दूसरा पद। तो किसी समास का पहला पद प्रधान होता है, किसी समास का दूसरा पद प्रधान होता है। हाँ बिल्कुल अनु पटेल, बहुत बढ़िया आंसर। कि समास के कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, जिसे पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और ये दोनों पद आपस में मेल करते हैं और मेल करके एक समस्त पद का निर्माण करते हैं। समस्त पद कौमा समास का, समस्त पद कौमा समास का निर्माण करते हैं, समास का निर्माण करते हैं, दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना इस बात को। तो आपसे पूछा जाएगा समास का निर्माण कितने पदों से होता है, तो आप कहेंगे 2 पदों से होता है, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपको ध्यान रखनी है, छोटी सी बात। फिर आपको एक बात याद रखनी है आगे, क्या? कि समास विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, समास विग्रह आपसे पूछा जाएगा, समास विग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है, तो लिख देना बेटा सामासिक, बेटा इन्हें सामासिक भी कहते हैं। सामासिक शब्दों के बीच, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को, बीच के संबंध को स्पष्ट करना। ठीक है, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे बेटा कोई भी आपने समास लिया और उस समास के आपने 2 पद किए, तो दोनों सामासिक शब्दों के जो बीच के संबंध को स्पष्ट करना, एकदम साफ शब्दों में बताना, वो समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो बेटा ये बात आपको समझ आई? बताइए, बात समझ में आ गई? फिर एक क्वेश्चन आपसे क्या और पूछा जाता है, कि नोट करके लिख लेना इस बात को, समास का विलोम क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट भी नोट रखना, समास का विलोम व्यास होता है। ठीक है बच्चों, समास का विलोम व्यास होता है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी आप अच्छे से बता सकते हैं। आपसे पूछा जाए समास विग्रह किसे कहते हैं, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, खोलकर बता देना, बिल्कुल सारी बातों को एकदम साफ साफ स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास में पदों की 2 संख्या होती है, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां तक की बात आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये बात आपको दोनों ध्यान रखनी है। आगे चलें। हाँ ठीक है बच्चे, आगे आओ। बेटा मनीषा, ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यहां पर है कि तुमने पूछ रही हो समास का विलोम, बेटा यहां पर है, याद रखो व्यास होता है। ठीक है ना। और आपको एक बात और बता देता हूं, यदि 2 क्वेश्चन देता है वो, है ना, एक क्वेश्चन बताता हूं किस प्रकार। मान लीजिए उसने क्वेश्चन किया आपसे समास और कोष्टक में लिख दिया समस्त पद, क्योंकि बेटा समस्त पद भी कहते हैं समास को, है ना। समस्त पद का विलोम क्या होता है, क्या होता है,
आपसे क्वेश्चन कर दिया, और ए आंसर दिया उसने बेटा विग्रह, बी आंसर दिया उसने विच्छेद, है ना, सी आंसर दिया उसने व्यास, और डी आंसर दिया उसने कि ए और सी दोनों। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे बताओ जल्दी से, कौन सा आंसर लगाओगे बेटा, है ना विजय प्रकाश यादव, बिल्कुल बेटा। हाँ, बस अमर सिंह बेटा अच्छे से पढ़े जाइएगा, ठीक है ना बेटा। समास का मतलब होता है छोटा रूप, व्यास का मतलब है पूरा एकदम पूरा विस्तार से बताना। मिथुन चरण इतना तो अंतर स्वयं जान लीजिए। जब मैंने आपको एक बात बताई है, समास का मतलब होता है किसी बात को बहुत बड़ी ना करके छोटे रूप में ही स्पष्ट कर देना। मान लीजिए दो शब्द आपने लिए और दो शब्दों को जोड़ करके कोई एक सार्थक शब्द बना दिया और उसका अपना कोई अर्थ आया और वो अर्थ बहुत सटीक सार्थक सुंदर अर्थ है, तो वो समास है बेटा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, याद रखना आपको बेटा आंसर एक ही लगाना है, कौन सा वाला, सी आंसर लगाना है, लॉक कर देना, ठीक है मेरे दोस्त, लॉक कर देना बेटा इस आंसर को, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपको आगे भी ध्यान रखना है। चले आगे, बोलो क्लियर है। अब एक बात आती है, समास मूल रूप से, समास के मूल रूप से, समास या बेटा समस्त पद, मैं बार बार लिख रहा हूं समस्त पद कभी मिल जाए आपको, कभी आगे समास ना देकर के समस्त पद कह दे तो आपको ध्यान रखना है समस्त पद समास को ही बोला जाता है। समस्त पद के मूल भेद कितने हैं, मूल भेद का मतलब जानते हैं, मूल भेद 4 होते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना इस बात को, मूल भेद 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं मूल भेद, 4 होते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। अब 4 कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब मूल का मतलब जानते हैं, मैंने मूल जो लिखा है, मूल का मतलब है जड़। जब इनकी उत्पत्ति हुई तो 4 ही समास थे, बाद में 2 समास और आए, और वो किस समास के भेद हैं लेकिन गिनती में हमारे यहां आते हैं, तो हमें यह भी याद रखना है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरे प्रकार से कि समास के हिंदी में समास के मुख्य भेद की संख्या 6 होती है। कितनी होती है प्यारे दोस्त, 6 होती है। बता दोगे ना कि हिंदी में समास के मुख्य भेद की संख्या 6 होती है। अब मैं आपको बताऊंगा 4 कैसे हैं और 6 कैसे हैं। हर्षित गुप्ता सब लोग समझेंगे। आओ, तो बेटा आपको पता रहना चाहिए कि 4 कौन से हैं, पहले मूल वाले जानेंगे और फिर बेटा मैं उन्हीं में से आपको 2 भेद और बताऊंगा कि किस समास के 2 भेद हुए हैं। सर आप जब बोर्ड पर लिखते हैं तब आप बोर्ड के सामने आ जाते हैं, संधि की क्लास में बहुत दिक्कत हुई, तो बेटा हर्षित अब मैं अलग से कैसे लिखूंगा, भाई सामने आऊंगा तो लिख कर तो फिर अलग हटूंगा, फिर आप इसे पढ़ो एक बार, अपनी आंख से रिवीजन करो भाई। बेटा हर्षित यदि आप यहाँ पर खड़े होंगे तो आप भी तो ऐसे ही लिखेंगे या फिर अलग खड़े होकर के लिखते रहेंगे ऐसे, हाथ आपका कहाँ तक चला जाएगा भाई, भाई हाथ तो यार वहीं तक जा नहीं सकता। अब मेरे इतने बड़े मैं आजान बाहू तो हूं नहीं जो मेरे घुटने से लंबे हाथ हों, तो बेटा फिर तो मैं लिख सकता हूं वहां तक जा करके ऐसे, है ना, बोलो। या हर्षित आपके हाथ है इतने लंबे जो घुटने से लंबे हों तो बाकी बेटा यहाँ तक पहुंच जाते। अब भाई मेरे इतने लंबे हाथ तो है नहीं यार, तो यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मैं हट जाऊंगा साइड, है ना। चलो तो बेटा अब तुम्हें आगे चलना है कि समास के 4 भेद कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो बच्चों आपको पहला जो समास होता है वो होता है बेटा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है बच्चों, अव्ययी भाव समास, ठीक है। कौन सा समास है बच्चों, अव्ययी भाव समास। दूसरा हो गया बेटा आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर बेटा तीसरा समास है हमारा द्वंद्व समास,
द्वंद्व समास। ठीक है ना, जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है ना वहां द्वंद्व होता है बेटा, याद रखना इस चीज को। नंबर चौथा होता है बेटा एक जो भगवान का ज्यादा, सबसे ज्यादा उसमें भगवान वाले एग्जाम्पल होते हैं, सबसे ज्यादा इसमें भगवान से संबंधित एग्जाम्पल मिलते हैं आपको, है ना। ठीक है बेटा, तो ये होता है बच्चों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो प्यारे दोस्त हमारे समास के मूल 4 भेद हैं, है ना, क्लियर है ना। अब बेटा आगे बात आती है कि सर हिंदी में तो हमें 6 भेद मिलते हैं, हिंदी में तो हम 6 समास पढ़ते हैं। अब 6 समास भैया वो कौन कौन से हैं, 5 और 1 6, तो वो आप बताओ। तो भाई 6 समास आपको पता होना चाहिए। हमारे तत्पुरुष समास के 2 भेद और हैं, है ना, तत्पुरुष समास के ही 2 भेद और हैं, जो बेटा एक तो होता है द्विगु समास और एक होता है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखोगे ना। तो बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि समास से समस्त पद का विलोम क्या होता है, तो बेटा व्यास बता देना। और आपसे पूछा जाए समस्त पद या समास के मूल भेद कितने हैं, तो 4 बता देना। और आपसे पूछा जाए हिंदी में समास के मुख्य भेद की संख्या कितनी है, तो आप 6 बता देना। ठीक है, वेरी गुड। और आपसे पूछे कि 4 समास जो मूल हैं हमारे वो कौन कौन से हैं, आपसे पूछेगा कि बताइए कौन कौन से हैं मूल समास या इनमें कौन सा मूल समास नहीं है। ऐसे आपको एक विकल्प इनमें से द्विगु या बेटा कर्मधारय दे देगा, तो आप ध्यान रखना उसमें से वही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना। बोलो रीना, अभी तो आप 2 बताए हैं, 2 कौन से बताए हैं बेटा, 2 बताओ कौन से बताए हैं। अरे तत्पुरुष समास के ही तो 2 भेद होते हैं, किसी और के थोड़ी होंगे बच्ची। कहां है दिमाग, तुम कहां पर ध्यान लगाए बैठी हो। ठीक है, बेटा याद करने की शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं होती। सर एक बुक में 7 लिखा है वर्षा चंद, बेटा 7 को मत याद करना, वो फंसा देगा तुम्हें। ठीक है, तो तत्पुरुष समास का एक भेद तो होता है बेटा द्विगु समास, और दूसरा होता है बच्चों आपका कर्मधारय। ठीक है ना, वेरी गुड, याद रखेंगे। तो बेटा हमारा ये तो हो गया 5वां भेद और ये हो गया 6ठा भेद। वेरी गुड, बोलो कर दोगे क्लियर कि भैया तत्पुरुष समास के 2 भेद और हैं, द्विगु और कर्मधारय, है ना। इन्हें मिलाकर के हमारे 6 भेद हो जाते हैं समास के हिंदी में। मूल लेकिन 4 ही थे, उनमें ये 2 शामिल नहीं थे। ठीक है, ठीक है भी शैलेश जी, आगे आते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां तक की बात आपकी स्पष्ट हो जाती है। बोलो भाई, तो प्यारे बच्चे एक बार पुनः मैं आपके सामने रिवीजन कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं उनको सब सारी बातों को। आ जाओ, देखो समास को समस्त पद भी कहा जाता है। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 पदों से मिलकर बना है, सम धन आस से। सम बेटा उपसर्ग लगकर समास का निर्माण होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है संक्षेप या सम्मिलन। ठीक है मेरे बच्चे, फिर बेटा समास का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे तो संक्षेप, संक्षिप्तीकरण, सम्मिलन होगा। परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्लियर बात यहां पर, ठीक है। फिर प्यारे बच्चे आपसे पूछा, एक उदाहरण दिया मैंने, राजकुमार, राजा का कुमार। तो बेटा ये जो हमारे पद हैं, इन दोनों पदों को जोड़ करके मैंने एक समास बनाया, समस्त पद बनाया राजकुमार। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं बेटा, सम्मिलन, संक्षिप्तीकरण, संक्षेप आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे चलो, समास में पदों की संख्या 2 होती है, जिसमें पहला पद, पूर्व पद, उत्तर पद,
दूसरा पद कहलाता है। क्लियर बच्चे, याद रखना। फिर बेटा समस्त पद समास का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। उत्तर पद और पूर्व पद समस्त पद का समास पद कौमा समास का निर्माण करते हैं। ये दोनों पद मिलकर के, ये दोनों पद मिलते हैं और समास का निर्माण हो जाता है। ठीक है बेटा। फिर आगे बात आती है समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, समास का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे व्यास होता है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर याद रखना। चलिए, फिर आता है बेटा समास या समस्त पद का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से बता दिया। फिर आगे बात आएगी कि समास समस्त पद के मूल भेद कितने हैं? तो आप बताएंगे सर 4 होते हैं। और आपसे पूछा जाए हिंदी में समास के मुख्य भेदों की, मुख्य भेद की संख्या कितनी है? तो 6 होती है। वेरी गुड। जो बेटा मूल भेद हमारे ये हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये तो हमारे मूल भेद हैं 4। और आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य भेद जो अब 6 हैं वर्तमान में, उन्हें बताइएगा। तो बता देना बेटा, वो तत्पुरुष समास से 2 भेद निकलते हैं, जन्म लेते हैं, दिगु और कर्मधारय, जिन्हें मिलाकर के कुल 6 समास की संख्या हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। हाँ, आइए अब नंबर 1 प्यारे बच्चों आप डालेंगे यहां पर अव्ययी भाव समास। देखो बेटा, चलो मैं पहले एक बात और बता देता हूं मैं आपको, किस पद का कौन सा, किस समस्त पद का कौन सा पद प्रधान होता है, वो भी एक बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है, वो भी आप याद रखना। लिख दीजिए नंबर 1 प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास। यहीं पर आपका ये डाउट खत्म करके चलता हूं, नहीं तो फिर आप आगे फंसेंगे। अव्ययी भाव समास, ठीक है। नंबर 2 प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास। नंबर 3 बच्चों आपका दिगु समास। नंबर 4 कर्मधारय समास। और नंबर 5 बच्चों आपका द्वंद्व समास। ठीक है बच्चे। नंबर 6 बेटा बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो हर समास में 2 पद होते हैं। सर 4 और 6 दोनों दिए हों तब क्या लगाएंगे? सुनील सागर, उसके पूछने का तरीका भी तो अलग होगा बेटा। उसने पूछा कि बताइए समास के मुख्य भेद होते हैं, तो आप कह देना 6 होते हैं। समास पदों में, हाँ बेटा पदों की संख्या 2 है रीना, उसमें तो क्लियर ही नहीं, बात क्लियर है ना। जैसे बच्चे ये आपके सामने 6 भेद मैंने लिखे हैं, तो आपको 6 ही भेद लगाने हैं, है ना। दोनों बेटा देगा ही नहीं, ऐसे कैसे पूछ लेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके अनुसार थोड़ी बोलेगा वो, उसे भी तो भाई अपने आप को बचा कर रखना है। ऐसा थोड़ी है कि वो घर की खेती है, आएगा और कुछ भी बोलना शुरू कर देगा। बच्चे से पूछेगा कि हिंदी में मुख्य भेद, समास के मुख्य भेद बताइए, कितने होते हैं? 6 होते हैं। और वो पूछेगा कि समास के मूल भेद कितने हैं, तो आपसे पूछेगा कितने हैं, तो आप कहेंगे 4 होते हैं। मूल का मतलब जड़, जो जन्मे हैं यार। इतनी सी बात याद रखो सुनील सागर, क्या पढ़ रहे हो आप? मूल किसे कहते हैं? मूल कहते हैं जड़ को, है ना। मूल का मतलब है जड़, जिनका जड़ से आए हैं जो निकल करके, और ऊपर जाकर के 2 भेद कर्म और दिगु जो निकले हैं वो हमारे तत्पुरुष से निकले हैं। तो सिंपल सी बात है यार, सिंपल समझो यार। ठीक है। तो बेटा इसका पहला पद प्रधान होता है, लिख रहा हूं मैं इनके आगे, पहला पद प्रधान होता है ना। प्रधान या मुख्य बेटा कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना, बिल्कुल। और अव्यय होता है, वो कभी नहीं बदलता, अव्यय होता है। ठीक है बच्चों, अव्यय होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मनीषा शेखावत, बेटा मैंने जो क्वेश्चन का लिहाज पूछा है उस क्वेश्चन के अनुसार जाइएगा, है ना।
मैंने हिंदी में मुख्य 6 भेद हैं। मूल मूल मैंने ऊपर मूल जड़ से जन्म दिया है जिनको, वो 4 बताए हैं। क्वेश्चन को डाउट में मत डालो, फंस जाओगी। मुख्य भेद 4 नहीं होते, मुख्य भेद हमारी हिंदी में 6 होते हैं। ठीक है, हिंदी भी तो उसमें पहले आया है ना, वो पकड़ो ना। और वो मुख्य, यदि वो हटा करके देगा हिंदी को, मुख्य भेद बता दो, फिर आप 4 लगाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हिंदी में मुख्य समास के कितने भेद हैं, तो 6 ही बताना। फंसना मत, याद रखना। ठीक है, समास मुख्य रूप से 6 होते हैं, याद रखना 6 होते हैं, मुख्य रूप से 6 होते हैं, बस मुख्य रूप से 6 है, मुख्य रूप से 6। मूल रूप से पूछे तो 4 बताना बेटा, दोनों प्रकार से याद रख लो वरना फंस जाओगे। आगे आएगा तत्पुरुष समास का बेटा क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद, याद रखना सब लोग इस बात को, उत्तर पद प्रधान। और बच्चों इसमें कारक की 6 विभक्ति होती हैं, 6 विभक्तियों से जुड़ता है। इसमें कारक की 6 विभक्तियां पाई जाती हैं, ऐसे लिख लीजिए। कारक की, ध्यान से समझो, कारक की, दोबारा लिखते हैं, कारक की 6 विभक्तियां पाई जाती हैं। याद रखना इस बात को भी, है ना बच्चों। चलिए आइए बेटा आगे आ जाओ बच्चों। फिर द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची व समूह समुदाय का बोध कराता है। समूह समुदाय का बोध कराता है, बोध कराता है। ठीक है बच्चे। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, प्रधान, उत्तर पद प्रधान और विशेषण विशेष्य पाया जाता है। विशेषण विशेष्य कॉमा जो है पाया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। खुशबू, ये कारक की 6 विभक्ति क्या है बेटा? जो हमारे कारक होते हैं ना 6, जो संज्ञा सर्वनाम का आपस में रिलेशन दर्शाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, वो कारक जो हैं, जैसे कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, वो कारक की 6 विभक्तियां प्रयोग होती हैं। वो आगे मैं समझाऊंगा, याद रखना है ना। कारक की 6 विभक्तियां, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, ठीक है, और बेटा संबोधन अरे और। तो ये जो कारक की 8 विभक्ति हैं वैसे तो, लेकिन हमारी 6 विभक्तियां ही काम में आती हैं। ठीक है सर, उत्तर पद क्या होता है? सोनू बेटा आप पहले इसके मतलब शुरू में नहीं थे, मैंने बताया था ना कि समास में 2 पद होते हैं जिसको हम मिला करके एक समस्त पद कहते हैं। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद, बाद वाले पद को उत्तर पद बोलते हैं। तो बाद वाला पद जो होता है उत्तर पद होता है। ठीक है बेटा, तो वो उत्तर पद होता है। उत्तर पद ये होता है। दूसरा वाला जो पद होगा, दूसरा वाला जो शब्द होगा, समास 2 शब्दों के योग से बनना एक संक्षेप शब्द होता है, छोटा शब्द होता है, अर्थ अपने पूरा देता है, वही तो समास है बेटा। शुरू में नहीं जुड़े थे आप, इसका मतलब। ठीक है ना सर। समुदाय क्या होता है? हर्षित सिंह, समुदाय होता है बेटा, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक शब्द दिया चौराहा, तो 4 राहों का मिलकर के एक समुदाय बनाना, एक समूह बनाना बेटा। ठीक है,
तो चार, जब कोई बहुत सारी चीजें मिली तो उनका एक समूह बन गया, नहीं बन गया? मैंने कहा नवरात्रि, तो 9 रात्रियों का बेटा, 9 रात्रियों का एक समूह बनाना, 9 रात एक जगह मिलकर के नवरात्रि बनी, तो 9 रात्रों का समूह बनाना, तो बेटा वो समूह है, समुदाय है ना? द्वंद्व समास, बेटा इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों पद प्रधान होते हैं बेटा, याद रखना, है ना? और एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, है ना मेरे भाई? दोनों पद एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, एक दूसरे के, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। विलोम समझते हो बेटा? उल्टे होते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि मम्मी पापा, चाचा चाची, ठीक है ना? रात दिन, ऊपर नीचे, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दाल भात, देव असुर, है ना? तो देव माने देवता, असुर माने दानव, तो बेटा ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास जो होता है बेटा, इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। देखो बेटा, ये बेसिक सी बहुत सुंदर बात है, आपको शुरू में ही याद रखनी है। दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं बेटा। अप्रधान का मतलब दोनों में कोई सा प्रधान नहीं होता, और दोनों मिलकर के किसी तीसरे को प्रधान बनाते हैं। ठीक है बेटा, संख्यावाची का मतलब होता है विशाल यादव, जो जिस शब्द का पहला जो पद होगा वो संख्या होगी कोई ना कोई। जैसे नवरात्रि, तो नव माने 9 नहीं होता, नवरात्रि, नव बोला मैंने, नवरात्रि, तो बेटा नवरात्रि में 9 आया ना पहले, तो संख्या है ना 9, तो सीधी सी बात है, पहचान जाओगे। लेकिन वो किसी समूह या समुदाय का बोध करा रहा हो, तो 9 रातों का समूह बनकर नवरात्र नहीं बनता। आप पूजा नहीं करते नवरात्रि की, बताओ? माँ दुर्गा की पूजा करते हो, 9 दिन नहीं करते हो? करते हो ना? तो बेटा सीधी सी बात है, नवरात्रि आपका द्विगु समास है। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन जब दोनों पद मिलकर के, इसका पहला पद संख्यावाचक मिलेगा आपको बहुव्रीहि का, लेकिन दोनों पद मिलकर के किसी एक भगवान, किसी एक विशेष की तरफ जाएंगे, है ना? तो वहां पर बेटा बहुव्रीहि समास होगा। वहां पर भी संख्या तो आपको नजर आएगी, लेकिन वो दुनिया में कोई एक चीज होगी, वो मेरे बच्चों क्या होगा आपका? बहुव्रीहि समास होगा, और वो भगवान की तरफ ज्यादा जाता है। जैसे मैंने कहा दशानन, तो कोई व्यक्ति है ना, दशानन 10 सर किसके थे? रावण के थे ना। तो बेटा जो एक व्यक्ति की तरफ जा रहा है वो प्यारे बच्चे बहुव्रीहि समास है, क्योंकि उससे एक विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है ना? ऐसे नंबर चौथी लाइन में बेटा उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण और विशेष्य, है ना? और बच्चों जो है पाया जाता है। ठीक है, मैंने कहा पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। ठीक है, तो बेटा इस है जो को पहले कर लीजिए। चलो, है जो करके हम इसका क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। है जो, वो है पुरुषोत्तम। मैंने कहा प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो प्रधान, वो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री तो बेटा इनमें कौन होता है? प्रधानों में, मंत्रियों में जो है प्रधान। ठीक है ना? तो प्रधान उसकी क्या है? विशेषता है। ठीक है ना? मंत्री क्या है बेटा? वो विशेष्य है। सारी चीजें एक साथ नहीं सीख सकते, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीख पाओगे बेटा, वरना सभी बच्चों का डाउट बन जाएगा, है ना? परेशान ना हो। दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा दोनों के मिलन से, दोनों के मिलन से तीसरा पद प्रधान बनता है। तीसरा पद प्रधान होता है। यह है बेटा आपका सारे समासों की सिंपल सी पहचान। ठीक है? हाँ, क्लियर है बच्चों? विशेष्य क्या होता है? विशेष्य एक व्यक्ति होता है, और विशेषण जो उसके बारे में विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो बच्चों एक बार पुनः सुना रहा हूं, सुनिएगा।
अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद प्रधान होता है, वह अव्यय होता है। अव्यय का मतलब है जो कभी नहीं बदलता, जो अपरिवर्तित होता है ना, याद रखेंगे। फिर आता है बेटा तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान होता है, कारक की 6 विभक्तियां इसमें पाई जाती हैं। जब समास विग्रह करते हैं तो किसी भी कारक की विभक्ति जरूर मिलेगी आपको जब आप समास का विग्रह करेंगे, दोनों पदों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। ठीक है बेटा। फिर तीसरा पद आता है द्विगु समास। द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाची व समूह समुदाय का बोध कराता है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना। फिर आता है बेटा कर्मधारय समास। उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण और विशेष्य कौमा है जो पाया जाता है जब इसका समास विग्रह करते हैं। ठीक है ना। फिर मेरे प्यारे बच्चे द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है ना। जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है ना। लाठी डंडा, है ना बच्चा। घास फूस, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, इस तरह से। ठीक है। बहुव्रीहि समास, दोनों पद अप्रधान होंगे लेकिन दोनों के मिलन से कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। वेरी गुड। एक एक करके समझाऊंगा, अच्छे से समझते चलना, गलती करने की संभावना बहुत कम रहेगी यदि समझकर चलेंगे तो। यदि नहीं समझोगे, ऐसे ही अपने सामने ज्यादा होशियारिता का भाव दिखाओगे तो फिर बेटा ज्यादा होशियारिता तो कभी भी हमें ऊपर बढ़ने नहीं देती, हमारे अंदर एक अहंकार का भाव जिंदा रखती है जो हमें गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, एक विद्यार्थी को अपनी मर्यादा में रहते हुए सारी चीजों को समझना चाहिए। ठीक है ना। बिल्कुल। सोनी बेटा एक आप ही विद्यार्थी नहीं है, आप एक माना बहुत होशियार विद्यार्थी हैं, लेकिन बेटा सब नहीं है। सबके देख रहे हो कैसे कैसे डाउट होते हैं, इसलिए प्लीज आप याद रखें। आप थोड़ा फास्ट के लिए बोलेंगी तो मैं उसके लिए सॉरी बोल दूंगा आपको, क्योंकि मुझे सबको एक साथ लेकर चलना है, सबको समझाना है। वरना किसी की समझ में नहीं आया तो उसका क्या फायदा हुआ, उसका क्लास लेने का कोई अर्थ मतलब नहीं हुआ। ठीक है बच्ची, प्लीज आप बाद में देख लेना फिर थोड़ी स्पीड से। मैं तो यही कहूंगा होशियार बच्चों के लिए कि वो बाद में देखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। सुख दुख, आना जाना, ये सब बेटा एक दूसरे के द्वंद्व है। तो प्यारे दोस्तों, नंबर 1 पहला समास हम लिखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। और देखो सीधी सबकी पहचान बताता हुआ चलूंगा, जिसकी जो पहचान होगी वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो लिखेंगे जिस समास का पहला पद, लिखो बेटा, जिस समास का पहला पद प्रधान, बेटा प्रधान का मतलब मुख्य होता है, कभी आप कुछ और समझो, मुख्य कौमा अव्यय होता है। मुख्य और अव्यय होगा। अव्यय का मैंने बता ही दिया था बेटा, जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई बदलाव कभी ना आए वो अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय होता है वह समास अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है बेटा, वह समास अव्ययी भाव समास होता है, याद रखना। ठीक है ना। हाँ चलो, तो प्यारे बच्चे अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी। क्या? क्या बेटा? यह जो अव्ययी भाव समास है यह क्रिया विशेषण का भाव दर्शाता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या करता है? क्रिया विशेषण का कार्य करता है ना मेरे बच्चों। ये भी नोट करके लिख लेना। नोट, ये जिसको बेटा हिंदी में विशेष कहते हैं, नोट नहीं कहते हिंदी में, इसको विशेष कहा जाता है। लिख देंगे यह अव्यय पद वाक्य में
यह अव्यय पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक है बेटा, ये विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो तो प्यारे बच्चों आगे आइए। अब तुम्हें क्या एक बात ध्यान रखनी है, इस समास में, इस समास में लिखेंगे, इस समास में प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगा शुरू में, प्रीति। इस समास के प्रारंभ में, ये देखो बेटा पहचान है सिंपल सी, के प्रारंभ में, ठीक है, प्रीति भर आ ए अनु, प्रीति भर आ ए अनु, ठीक है बेटा। और मैं कहूं यथा, यथा, ठीक है, यथा निर यावत आदि, आदि अव्यय, सब अव्यय, आदि अव्यय मिलते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको कभी भी आप देखेंगे, आपको शुरू में प्रीति मिलेगा, भर मिलेगा, आ मिलेगा, ए मिलेगा, अनु मिलेगा, यथा मिलेगा, निर मिलेगा, यावत बने, यावत मिलेगा, है ना। आदि अव्यय बेटा मिलते हैं हमेशा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। यदि आप इन चीजों को ध्यान रखोगे, मैं आपको जो कोई एग्जाम्पल दूंगा उससे आप समझेंगे कि इसे तो हम झट से पहचान लेंगे, यार ये तो, इसमें तो ये चीज है बस, है ना। ये आपको देखना है, अरे भाई इसमें तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो अव्यय ही है, ऐसे ही देख के पहचान जाओगे, ठीक है। जैसे प्यारे दोस्त मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा बेटा प्रतिकूल, प्रतिकूल, तो आप क्या देखेंगे, आपको देखना है, अरे यार इसमें तो पहले प्रीति आ रहा है, तो प्रीति आ रहा है तो सीधी सी बात है भाई, ये तो प्रीति क्या है, अव्यय है, एक उपसर्ग का रूप है, ठीक है, एक उपसर्ग का रूप है यार। ये तो प्रीति पहले जो भी बेटा शब्दांश लगता है ना किसी शब्द के पहले, बेटा वो उपसर्ग का रूप भी उपसर्ग भी माना जाता है ना, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, अव्यय शब्द यार, ये तो प्रीति, ये तो पहचान लिया एकदम, लगा दीजिए प्रतिकूल, है ना मेरे बच्चों। मैंने कहा प्रत्येक, प्रत्येक, अरे यार प्रत्येक में प्रति तो उपसर्ग निकलता है ना, प्रतीक में प्रति का ही तो उपसर्ग निकलता है प्रत्येक में। और ये बच्चों बिल्कुल समझ में आ गई। मैंने कहा कि भरपेट, तीसरा एग्जाम्पल दिया बच्चों मैंने, भरपेट, भरपेट बोलो भरपेट आ गया, ठीक है बेटा, भरपेट आ गया, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। जैसे मैंने कहा बेटा आपके लिए कि भैया, मैंने कहा आजीवन, अरे मैं तो तुम्हारी आजीवन सेवा करूंगा, आजीवन मतलब पूरे जीवन भर, ठीक है, मैं तो आपकी पूरे जीवन सेवा करूंगा, आजीवन, क्लियर। नंबर 4 ऐसे ऐसे एग्जाम्पल। मैंने कहा बेटा आपके सामने अनुरूप, अनुरूप, अरे अनुरूप तो बेटा इसमें आ पहचानोगे, इसमें प्रीति, इसमें प्रीति, इसमें भर, इसमें आ, इसमें अनु, बताओ पहचानोगे ना, बोलो बेटा, क्लियर। सर नोट समझ नहीं आया, बेटा नोट समझ में नहीं आया तो फिर क्या समझोगे यार। मैंने कहा यह अव्ययपद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। क्रिया, जो वाक्य की बात बोली है मैंने वाक्य में याद रखने के लिए, यहां पर इसका मतलब नहीं है कुछ, ठीक है ना। जब वाक्य में, ये क्या पढ़ रहे हो आप वाक्य में, इस पे ध्यान नहीं दिया, बोलने से मतलब रखते हो यार, क्या करते हो यार जीवन में, है ना। बोलो बच्चों, बोलो भैया। मैंने कहा बेटा ए कारण, बिना कारण के,
अरे यार ये तो बच्चा ए कारण ही बात कर रहा है, इसे तो कारण ही नहीं पता अभी, इसे तो सिर्फ बोलने से मतलब है। ठीक है, बोलो। तो इन बातों से इसी समझ में आई? बताइए। मैंने कहा यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव। ठीक है बेटा। मैंने कहा निर्विवाद, निर्विवाद। निर्विवाद। ठीक है। अभी बेटा इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे और भी देने हैं आपको। क्लियर है ना? यथाशक्ति, यथासंभव। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है दोस्त, तो बेटा अभी समय हो चुका है। अभी मुझे इसके एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल देने हैं आपको, जो हमारे अरबी के उपसर्ग रूपी होते हैं। जैसे बे आ जाता है बेकायदा, ठीक है, ला आ जाएगा लावारिश, यथावत, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, यावत के भी एग्जाम्पल देने हैं अभी, है ना बच्चों? क्योंकि समय हो चुका है, तो इस क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा और कल इससे संबंधित आगे की बेटा यहीं से बातें स्टार्ट करूंगा। ठीक है प्यारे दोस्त, तो याद रखिएगा बहुत सारी चीजें आपको समझनी है। ये बेटा आ, अनु, ए, है ना, यथा, निर, ऐसी चीजों से आपको एकदम पकड़ लेना है कि ये आंसर भैया किसका है? अव्ययी भाव समास का है। ठीक है बेटा, बताओ। ठीक है ना? क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण बेटा वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, है ना? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं ना, वो क्रिया विशेषण होते हैं। मैंने कहा खुशबू लिखती है, सिंपल सी बात है, लिखती है, अच्छी बात है। मैंने कहा खुशबू सुंदर लिखती है, तो सुंदर शब्द जो आया ना बेटा, वो क्रिया की विशेषता बता रहा, लिखने की विशेषता बता दी उसने, सुंदर लिखती है। लिखना तो क्रिया है, लेकिन उसके आगे लगा दिया मैंने सुंदर, कि खुशबू सुंदर लिखती है। कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है, तो क्रिया की विशेषता बता दी मैंने। घोड़ा दौड़ता है, सिंपल बात है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज उसकी विशेषता होगी, दौड़ने की क्रिया। ठीक है, जो क्रिया करते हैं उसको कितनी अच्छाई से करते हैं, तो वो क्रिया की विशेषता होती है, वो क्रिया विशेषण है बेटा, बस। ठीक है, अभी इससे आगे, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है यहाँ पर, इसी भेद को मैं कल इसी के एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल कराए, अभी तो मैंने इससे आगे कराऊंगा। ठीक है ना? अभी बेटा शब्दों की पुनरावृत्ति भी होगी। जैसे मैंने कहा, जैसे पहला वाला पद ही आगे चलेगा, इसे पल पल, घर घर, दिन दिन, रातों रात, सब कुछ बदल गया, है ना? मैंने कहा रात रात या रातों रात, तो मैं इसे कैसे तोड़ेंगे हम? रातों रात, सब कुछ बदल गया, है ना? इस तरह से यथाशक्ति बेटा, शक्ति के अनुसार। ऐसे आपको मुझे अभी और एग्जाम्पल पढ़ाने हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास को यहीं विराम देता हूं, मिलते हैं कल फिर इससे आगे और अच्छी, इसी के आगे के एग्जाम्पलों के लिए। तो प्यारे बच्चे, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।